नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रेलवे कैंपस से यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग एलपी सीबीटी 2 के लिए बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्लासेस कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले इन्वायरमेंट स्टार्ट किया और इसे ख़त्म भी कर लिया है। आपके एग्जामिनेशन में 3 से 4 क्वेश्चन, जो आपके 50 क्वेश्चन इंजीनियरिंग ड्राइंग और बेसिक साइंस से मेंशन है, जिसमें आपको इन्वायरमेंट से 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। विथ पीवाईक्यू 100 क्वेश्चन भी हम लोगों ने कवर कर लिए हैं 4 क्लासेस में, और कंसेप्ट थ्योरी सब कुछ। एक क्लास अभी इसमें और आएगा। हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी का क्लास स्टार्ट किया। 6 से 7 सवाल आपके एग्जामिनेशन में मिलेंगे। आज हम लोग चौथे क्लास देखने वाले इलेक्ट्रिसिटी के साथ के साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, ये तो अपना कंटेंट जो हम लोग रेडी किया है आप लोगों के लिए। बाकी आज हम लोग पूरा क्वेश्चन भी आपके एग्जामिनेशन के पूछे हुए सारे क्वेश्चन देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी में, जहां अभी हम लोगों ने जितने चीजों को कवर किया है तो ये भी हम लोग आज कवर कर लेंगे। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या क्या चीजें कर ली है और आज हम लोगों का क्या टारगेट होगा। सबसे पहले हमने जो फर्स्ट क्लास में हमने क्या देखा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। फ्री इलेक्ट्रॉन के बारे हमने क्यों देखा, इसके बारे में आपको मैंने रीजन बतलाया यहाँ पे, कि जब आप इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात कर रहे होते हैं, यानी विद्युत धारा की जब बात कर रहे होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि फ्री इलेक्ट्रॉन होता क्या है। और फ्री इलेक्ट्रॉन को समझने के लिए हमने समझा एटम को, और एटम को समझने के लिए हमने समझा मैटर। यानी कि फर्स्ट क्लास में ये हमने देखा, और ये जब हमने देखा तो फर्स्ट क्लास में ही हमने फ्री इलेक्ट्रॉन के बारे जब समझा तो हमने इसके तीनों इनके जो फ्री इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे जो कंडक्टर है, इंसुलेटर है और जो सेमी कंडक्टर है, इसके कंसेप्ट को भी डिस्कशन कर लिए। ये था हम लोगों का पहला क्लास में सारा चीज जो हमने कवर किया है। ठीक है, ये हो गया कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर के बारे में। फिर सेकेंड क्लास में हमने क्या डिस्कशन किया, चार्ज के बारे में, यानी आवेश के बारे में, यानी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे समझा, कूलम्स लॉ के बारे देखा। और इसी क्लास में हमने पहला फॉर्मूला भी निकाल लिया था, और आपको एक क्लास में पूरा फॉर्मूला इलेक्ट्रिसिटी का मैं रखूंगा एक जगह, इसलिए अभी आप एक एक जगह नोट डाउन करते चले, या फिर मैं आपको प्रोवाइड कर भी दूंगा। इसलिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तीसरे क्लास में हमने क्या कवर किया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, यानी इसमें हमने देखा विभव और विभवांतर के कंसेप्ट को समझा, और इसमें हम लोगों का सेकेंड फॉर्मूला निकला है V इक्वल्स टू वर्क डन अपन क्यू, या इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, क्यू को हम लोग लिख सकते हैं क्यू इक्वल्स टू आई टी। और एक चीज हमने कल बताया कि 1 वोल्ट इक्वल्स टू क्या होता है, 1 जूल पर कुलाम्ब। ये हमने कल कवर कर लिया, यहाँ पे मैं आपको डिस्कशन नहीं करूंगा। अब आज हम लोगों का क्या टारगेट है, तो आज हम लोगों को करना है इलेक्ट्रिक करंट के बारे कंसेप्ट पूरा क्लियर, और आज आप चौथे फॉर्मूला के पास पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये पहला फार्मूला न्यूमेरिकल्स के लिए, ये दूसरा फार्मूला न्यूमेरिकल्स के लिए, ये तीसरा फार्मूला न्यूमेरिकल्स, और ये चौथा आज हम लोग सीखेंगे। और ये चारों फार्मूला के अकॉर्डिंग जितने भी न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, अप्रॉक्स 40 से 50 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और आज मैं आपको 20 क्वेश्चन वो करवाऊंगा जो बाकी रिपीटेड क्वेश्चन थे। ठीक है, तो उसको कराने का कोई मतलब होगा नहीं। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोगों को करना क्या है, आपने समझ लिया है कि हम लोगों को आज पढ़ना है इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। और ये सारा कंटेंट आपको यहाँ लिखा हुआ है, ये सारा चीज आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, ये सारी चीजें आपको वहां पर शेयर कर दी जाएगी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, कि इलेक्ट्रिक करंट है क्या, विद्युत धारा है क्या। फील नहीं करना है, इसे देखना है करंट को। ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को तो आप फील ही कर पाते हैं, करंट मारता तो फील होता है ना, इलेक्ट्रिक करंट तो आप देख नहीं पाते, लेकिन आज आप करंट को देखेंगे। सबसे पहले इसके डेफिनेशन को पढ़ते हैं। डेफिनेशन क्या बोल रहा है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये पॉइंट आपको यहां से यहां तक नोट डाउन करना है। क्या बोला गया है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ये अगला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो ये भी पॉइंट आप नोट डाउन करेंगे। इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। हिंदी में क्या बोला गया है कि वैद्युत आवेश जो है एक निश्चित दिशा, तो एक पॉइंट आपको ये मिल गया, एक निश्चित दिशा, ठीक है, में प्रवाह होने के दर को, किसको प्रवाह होने के दर को, आवेश को, इसको हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ये आपको डेफिनेशन समझ में नहीं आया होगा, और आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग रटते नहीं है साइंस, हम लोग देखते हैं, फील करते हैं, समझते हैं। चलिए अब एक वायर लेंगे, अब उस वायर में मैं आपको इलेक्ट्रिक करंट को समझाऊंगा। ठीक है, ध्यान से इलेक्ट्रिक करंट को आप फोकस करिएगा। कल के क्लास में एक चीज मिसिंग हो गई थी,
जो वोल्टेज हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, उसके डायमेंशनल फार्मूला को भी हमें पढ़ना है, ठीक है, वो भी आज हम लोग करेंगे। लेकिन अभी सबसे पहले हम लोगों को समझना है इलेक्ट्रिक करंट। तो हम लोग एक वायर लेंगे। अब ये वायर आप कोई भी मटेरियल का ले सकते हैं, चाहे वो एल्युमिनियम वायर हो, ठीक है, या फिर वो कॉपर वायर हो, या फिर मतलब जो भी, मतलब ये एक मेटल होना चाहिए। मैंने क्या कहा ध्यान से, मेटल, यानी कि मैंने कहा धातु। और अगर फर्स्ट क्लास अगर आपको याद हो, तो फर्स्ट क्लास अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कंडक्टर में आपको एग्जाम्पल दिया था, क्या दिया था मैंने, जितने भी मेटल हैं वो सभी क्या है, कंडक्टर है। और कंडक्टर कहने का मतलब क्या है, वहां पे मिलियंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, यानी कि वहां पर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उसकी संख्या बहुत ही अधिक होगी। और ये क्या होगा, गुड कंडक्टर है, यानी कि इससे करंट बहुत ही इजीली पास होगी। लेकिन हमने इंसुलेटर में देखा यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन की क्या थी, संख्या 0 थी, यहाँ पे करंट फ्लो नहीं कर रहा था। और सेमीकंडक्टर में देखा है कि यहाँ पे एवरेज में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या थी, तो यहाँ पे नॉर्मल करंट फ्लो करेगा। जितना करंट यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पे 10 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे करंट फ्लो करेगा 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, 6 एम्पियर, मतलब जो भी फ्लो करेगा इस कंडक्टर से कम ही फ्लो करेगा, क्योंकि यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या कम थी। और यहाँ से करंट क्या फ्लो करेगा आपका 0, क्योंकि यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 है। तो कंप्लीटली ये समझ में आ गया कि करंट फ्लो कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या पे। और जब हम बात कर रहे हैं फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो सबसे अधिक कहाँ है, तो कंडक्टर में सबसे अधिक फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या उपस्थित होती है। इसलिए कंडक्टर को बोला जाता है, या फिर कंडक्टर के जितने भी एग्जाम्पल है, चाहे वो मेटल हो गए, चाहे ह्यूमन बींग्स हो गए, एक गुड कंडक्टर होते हैं जिससे इजिली करंट पास होती है। तो हम लोग एक वायर अभी ले रहे हैं, और एक वायर है जो आपका कोई भी मेटल होगा, ठीक है, यानी क्या है, अगर मेटल मैंने लिया तो वो क्या हो गया, एक गुड कंडक्टर हो गया, यानी कि क्या हो गया, ये आपका सुचालक हो गया। तो चलिए एक वायर हम ले रहे हैं, ये वायर को मैं थोड़ा बड़ा बनाऊंगा ताकि मैं आपको समझा सकूं फ्री इलेक्ट्रॉन को। ये वायर है आपका, ये जस्ट आपको मैंने ले लिया है, कोई भी एक वायर हो, चाहे ये कॉपर वायर मैं ले लिया हूं, ठीक है, ये क्या है आपका कॉपर वायर। अब पहले ये बतलाइए, ये जो वायर है ये क्या है, आपका पदार्थ है। कैसे ये पदार्थ है, तो हम लोग चेक करेंगे कि इसका अपना क्या होना चाहिए, एक वेट होना चाहिए, मास होना चाहिए, भार होना चाहिए। सेकंड, ये स्पेस ऑक्युपाई करना चाहिए, ठीक है ना, ये क्या करेगा, स्पेस ऑक्युपाई करेगा। तो वायर का अपना एक मास होता है, वायर को आप क्या करेंगे भाई, उठाएंगे तो कुछ ना कुछ तो आपको भार फील होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। नेक्स्ट, आपको वहां पे वायर को आप कहीं भी रखेंगे तो वो स्पेस ऑक्युपाई करेगा, बिल्कुल। यानी कि ये वायर क्या हो गया, पदार्थ हो गया। यहाँ पे क्लियर है कि वायर क्या है, पदार्थ है। और मैंने बताया है कि जो पदार्थ होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल से, ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल यानी कि छोटे छोटे कण। और यही छोटे छोटे कण को हमने क्या नाम दिया था, एटम का नाम दिया था। याद आ रहा सब कुछ, ठीक है। यानी कि अब हमें ये समझ में आ गया, ये जो वायर है, ये वायर क्या है, एक पदार्थ है। और अगर ये पदार्थ है तो ये क्या होगा, इस प्रकार से, एक मिनट, इस प्रकार से ये छोटे छोटे क्या होंगे, एटम से मिलकर के बने होंगे। क्या होंगे, छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होंगे। ये मैं काफी बड़ा बनाया हूं, इतने भी छोटे होते नहीं, इतने बड़े नहीं होते हैं, ये इतने छोटे होते हैं कि जिसे हमारी आंखें और आपकी आंखें इसे देख नहीं पाते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ता है। ये इतने छोटे होते हैं कि ये जो एटम है, ये एटम हमें दिख नहीं पाते हैं, और ये पूरा कंटिन्यूटी में दिखते हैं। कहीं से भी हमें नहीं लगता है कि यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी है, यानी कि यहाँ पे मिलियंस में एटम्स प्रेजेंट होते हैं। चलिए अब ये समझ में आ गया, ये वायर क्या है सर, ये वायर आपका क्या है, एक पदार्थ है। अगर ये पदार्थ है तो ये सभी क्या होंगे, छोटे छोटे एटम से मिलकर के बने होंगे। तो मैं एटम के बारे अगर बताऊं, तो एटम के बारे में मैंने आपको बताया था क्या होता है, एटम में एक न्यूक्लियस होता है। इस न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है आपका न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, और इस न्यूक्लियस के चारों ओर कौन घूम रहा होता है, आपका इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर आ रही है, आपको यादें आ रही है, सब कुछ ठीक है भाई। अब मैंने ये बताया कि ये जो बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन है, सबसे बाहरी कक्षा में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है, अगर इसको बाहर से कोई एनर्जी मिल जाए तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इस, याद आ रहा ना, बाहर वाला रूम जो पेरेंट से सबसे दूर में होगा, कोई गेस्ट इन कर गया, ये गेस्ट यही वो एनर्जी आता है, तो जैसे ही एनर्जी मिला ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, ये क्या हो गया आपका फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये एक एटम का मैंने बता दिया, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। यानी कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, इस वायर के अंदर है। ठीक है, ये एटम से बाहर बस निकल गया है ये फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसी प्रकार इस एटम का भी अपना, मैं दूसरे कलर से, इस एटम का भी अपना एक फ्री इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, इसका भी अपना एक फ्री इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, फिर इस प्रकार से इस एटम का भी अपना एक फ्री इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार से अपना, यहाँ पे इस प्रकार से क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो जाएंगे। क्लियर आया भाई।
चलिए अब आपको एक दूसरा फिगर बना रहा हूं इसी वायर के। चलिए अब समझेंगे अब चीजों को धीरे धीरे। और यानी ये जो वायर था आपको, अब मैं यहाँ पे आपको फ्री इलेक्ट्रॉन दिखाऊंगा। यानी यहाँ पे अब आपने क्या देख लिया, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन ये वायर के अंदर ही है। यानी वायर क्या है, एक पदार्थ है। पदार्थ क्या होगा, छोटे छोटे एटम से मिल करके बने होंगे, और एटम में क्या होंगे, जो बाहरी कक्षा में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकल जाएगा, वही फ्री इलेक्ट्रॉन इस मेटल के अंदर घूम रहा होगा। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन इधर घूम रहा होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन का मोशन इधर होगा डायरेक्शन में, इसका डायरेक्शन इधर होगा, इसका डायरेक्शन इधर होगा, इसका डायरेक्शन इधर होगा, इसका डायरेक्शन इधर होगा। कोई रैंडमली कोई एक फिक्स डायरेक्शन में नहीं होगा, रैंडम मोशन ये कर रहे होंगे, कोई इधर तो कोई इधर। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन एक दूसरे इधर से इधर मूव कर रहे होंगे, ठीक है ना, इस वायर के अंदर। क्लियर है? यानी ये क्या हो गया, फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया। ये क्या हो गया आपके, ये आपके क्या हो गए, आपके फ्री इलेक्ट्रॉन हो गए। ये क्या हो गया, पहला पॉइंट याद रखिए, ये क्या हो गया आपका फ्री इलेक्ट्रॉन। यानी हिंदी में इसको हम लोग क्या लिखेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन हो गए आपके। ठीक है, इसके बाद अब एक बात बतलाइए आपसे, ये जस्ट ये डायग्राम आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, रेलवे के पेपर में पूछा गया है। जस्ट ये डायग्राम दे करके आपको, ये डायग्राम किस प्रकार से दिया गया था मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिए इस प्रकार से डायग्राम आपको दिया गया था, ये आपका डायग्राम इस प्रकार से दे दिया गया था, ठीक है। और यहाँ पे इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का क्या किया गया था, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर दिया गया था, इसके मोशन इधर इधर थे। अब पूछा गया था कि ये जो आपका सर्किट है, ठीक है, ये सर्किट क्लोज नहीं था, इसी प्रकार से ओपन ही था। और पूछा गया था कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के बारे यहाँ पे लिखा हुआ था स्टेटमेंट। तो क्या इसका बारे में लिखा हुआ था, आइए मैं इसको बताता हूँ इसी अपने ही फिगर में। यहाँ पे आइए, तो अब आइए एक बात अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यहाँ पे जो आपको फ्री इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, इसके मोशन के बारे में बताइए। क्या ये कोई फिक्स डायरेक्शन में मोशन कर रहा है? नहीं। इसका मोशन कैसा है, तो यहां मैं लिख रहा हूं रैंडम मोशन, ठीक है ना। यानी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, रैंडम मोशन। किसका है ये मोशन, इलेक्ट्रॉन का। रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ओपन सर्किट। अब यहां पे एक बात आई है ओपन सर्किट की। देखिए ओपन सर्किट कहने का मतलब क्या है, अब यहाँ पे ये जो वायर है इसको मैं इस प्रकार से अगर कर दूं तो ये सर्किट क्या हो गया, क्लोज हो गया है। लेकिन इसको मैं बस अभी इसी प्रकार से दिखा रहा हूं तो ये क्या है आपका, ओपन है ना। तो अब ये जो आपका सर्किट जो यहाँ पे है, ये आपका, ये जो आपके सर्किट की मैं जो बातें यहाँ पे कर रहा हूँ, ये जो ये वायर आपको जो दिख रहा है, ये वायर क्या क्लोज लूप में है? नहीं है। कोई लूप बना है? नहीं। लूप मतलब क्या हो गया, जैसे लूप मतलब कि यहाँ से स्टार्ट हुए और यहाँ पे आके मिल गए और फिर यहाँ से यहाँ चलती जाए, एक लूप में चलती चली जाएगी। जैसे कोई गाना को आप लूप में डाल दो तो एक गाना जब खत्म होता तो फिर से वही गाना स्टार्ट हो जाता, तो लूपिंग वहां पे स्टार्ट हो गई। तो यहाँ पे कोई लूप है नहीं, ये ओपन सर्किट है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन कैसा है या मोशन कैसा है, तो रैंडम मोशन है इलेक्ट्रॉन की। तो अब आप जब इस वायर को छू रहे होंगे, ठीक है, आप इस वायर को छुएंगे तो क्या आपको करंट मारेगा? बिल्कुल नहीं मारेगा। हालांकि यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन मिलियंस में उपस्थित है, और मैंने आपको बताया था कि कंडक्टर क्या है, कंडक्टर से करंट आराम से पास हो जाते क्योंकि यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन मिलियंस में उपस्थित होते हैं। लेकिन इसमें करंट कब फ्लो करेगा फ्री इलेक्ट्रॉन होने के बाद भी, तो यहाँ पे देखिए ये अभी फ्री इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे मैंने क्या बताया, मोशन कैसा है, रैंडम मोशन है, ठीक है ना। कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई एक इलेक्ट्रॉन आपका इधर मूव कर रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन आपका इधर आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है। और करंट का भी आपने डेफिनेशन क्या पढ़ा है, करंट का आपने डेफिनेशन क्या पढ़ा है, आपने डेफिनेशन ये पढ़ा है कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन ही हुआ, क्योंकि आपको मैंने बताया है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है भाई, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है, 1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
दैट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, यानी कि एक निश्चित दिशा में जब तक चार्ज या फिर इलेक्ट्रॉन फ्लो ना करने लगे तब तक करंट उत्पन्न नहीं होगी। तो अब बताइए यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन एक फिक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है? नहीं। तो अब इस अगर मुझे इस वायर में करंट चाहिए तो मुझे क्या करना होगा, इस इलेक्ट्रॉन को एक फिक्स डायरेक्शन में मूव करना होगा। या तो यहाँ पे जितने भी सारे करंट आपको इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, यहां मैं दिखला रहा हूं, यहां जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, यहां जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक फिक्स डायरेक्शन में मूव करने लगे। ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये भी इलेक्ट्रॉन इधर, ये भी इलेक्ट्रॉन इधर, ये भी इलेक्ट्रॉन, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक फिक्स डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे। तब इस वायर में क्या होगा, आपका करंट को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या हो गया ये, या फिर अभी एक और मैं वायर ले रहा हूं, यहां पे मैं जैसे कि इलेक्ट्रॉन दिखलाऊं, ठीक है, यहां पे अगर मैं आपको इलेक्ट्रॉन दिखलाऊं इस प्रकार से, यहां पे बहुत सारे और भी मिलियंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। ठीक,
तो अब ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इधर आ गया है, यानी कि एक फिक्स डायरेक्शन में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन मूव करने लगे। तो सिंपल सी बात है, इस वायर में भी क्या होगा, आपका करंट आ जाएगा। यानी कि जब तक कि फ्री इलेक्ट्रॉन एक फिक्स डायरेक्शन में मूव ना करने लगे, एक निश्चित दिशा में मूव ना करने लगे, तब तक आपका करंट उत्पन्न नहीं होगा। लेकिन ये सर्किट ओपन है, इसके लिए हमें क्या करना होगा, सर्किट क्लोज करना होगा। अब आइए इसके बारे में, लेकिन सबसे पहले हमें यह समझना है कि ये जो इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन में है अभी, यानी कोई इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है, जैसे आप देख भी पा रहे होंगे, यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है, यानी कि जो रैंडम मोशन है इसको एक हम पर्टिकुलर डायरेक्शन देने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए क्या होगा। ये जो आप वायर देख रहे हैं, इस वायर को मैं थोड़ा मोटा बनाया हूं, ठीक है ना। इस वायर के इस एक किनारे को, ये भी वायर ही है भाई, ये मैंने पतला वायर बनाया हूं, यानी कि ये पतला वायर को, ये जो वायर है ना, या फिर ये जो वायर है, ठीक है, ये वायर को, ये भी एक वायर ही है, समझिए, ये भी एक वायर ही है। बस इसको मैंने बड़ा करके दिखाया ताकि आपको समझ में आ पाए कि सारा इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो कर रहा है। अब इसको मैंने क्या कर दिया है, एक बैटरी से। देखिए बैटरी कहने का मतलब, जब भी मैं कहूं इसका मतलब क्या है ये भी समझिए। ये जब मैं बनाऊं इस प्रकार से, ठीक है ना, ये हो गया आपका सेल, ठीक। और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, याद रखना है आपको, कॉम्बिनेशन ऑफ जो सेल होता है उसको हम लोग कहते हैं बैटरी, ठीक है ना। जब सेल का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, जिस प्रकार से, इस प्रकार से, देखिए यहां पे बहुत सारे क्या हो गया, अब आपके सेल का कॉम्बिनेशन हो गया, तो अब ये क्या हो गया, आपका बैटरी इसे कहलाएगा, ठीक है। अब आइए, ये जो बड़ा जो प्लेट आपको दिख रहा है, इस पॉजिटिव प्लेट होता है, और ये जो छोटा प्लेट होता है ये नेगेटिव प्लेट होता है। ये भी आपको ध्यान रखना, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, आज हम लोग डिस्कशन भी करेंगे। ये बड़ा जो प्लेट आप देख रहे हैं ये पॉजिटिव प्लेट हो गया, और ये जो छोटा प्लेट है ये आपका नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। यानी बड़ा प्लेट में कौन सा साइन होगा, पॉजिटिव होगा, और छोटा जो प्लेट है उसके ऊपर कौन सा साइन होगा, नेगेटिव साइन होगा। ये भी क्लियर हो गया, ठीक है भाई। अब आइए, हमने क्या किया, अब ये भी, अब आप एक चीज को समझिए, यहाँ पे पहले मैं इलेक्ट्रॉन बना दे रहा हूं, बहुत सारे मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे उपस्थित होंगे, ठीक है ना। और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी होंगे, क्योंकि ये भी तो वायर है, और ये वायर है तो यहाँ पे भी ये पदार्थ है, तो पदार्थ तो ये एटम से मिलकर बना होगा, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होगा, तो ये कणों से मिलकर बना, यानी कि यहाँ पे भी क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉन होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, होगा कि नहीं भाई, समझ रहे हैं ना बात को, यहाँ पे क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। चलिए भाई, समझा। ये देखिए, ये भी आपका वायर है, सेम एज इट इज, ये आपका जो वायर, इसको बस मैंने थोड़ा मोटा करके दिखाया आपको कि आप फील कर पाए कि इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहा, ठीक है ना। चलिए, अब यहां पे मैंने एक बैटरी लगा दिया है, 10 वोल्ट का बैटरी, ध्यान से अब समझिएगा, 10 वोल्ट का मैंने बैटरी लगा दिया। कल आपने पोटेंशियल डिफरेंस समझ लिया है और पोटेंशियल भी समझ लिया, अब उसको आप यहाँ पे अप्लाई करना सीख रहे हैं। देखिए, अब जैसे ही हमने 10 वोल्ट का बैटरी लगाया, तो इस जो वायर का ये जो एक किनारा है, ये यहां मैं इसको नाम दे रहा हूं ए, और ये जो किनारा है इसको नाम मैं दे रहा हूं बी। अब ये जो ए किनारा आप जो देख रहे हैं, ये जो ए वाला जो किनारा है, ये कौन से प्लेट से अटैच है, देखिए ये पॉजिटिव प्लेट होगा, क्योंकि बड़ा प्लेट क्या होगा, पॉजिटिव। और ये जो बी प्लेट आप जो देख रहे हैं, ये जो बी प्लेट, सॉरी, ये जो बी पॉइंट आप देख रहे हैं, ये कौन से प्लेट से कनेक्ट है, तो ये नेगेटिव प्लेट से, क्योंकि छोटे प्लेट के पास कौन सा साइन होगा, नेगेटिव साइन होगा, ठीक है ना। यानी अभी मैं साइन बोल रहा हूं, हालांकि ये पॉजिटिव वोल्टेज और नेगेटिव वोल्टेज इसको बोलते हैं, इसको हम लोग कहते हैं हाई पोटेंशियल, ठीक है। इसको हम लोग एग्जैक्ट अगर आए फिजिक्स में तो इसको हम लोग कहेंगे हाई पोटेंशियल, ठीक है, यानी कि उच्च विभव, और इसको हम लोग कहेंगे लो पोटेंशियल, ठीक है ना, लो पोटेंशियल, यानी कि इसको हिंदी में लिखेंगे हम लोग निम्न विभव, ठीक है ना। यानी ए जो आपका जो ये वायर है, वायर का जो ए किनारा है आपका, ठीक है ना, ये जो ए किनारा है ये कौन सा पोटेंशियल से कनेक्ट है, हाई पोटेंशियल, यानी कि ये जो एक जो किनारा हो गया, ये क्या हो गया आपका, हाई पोटेंशियल हो गया ना भाई। कैसे हो गया आप समझिए, हाई पोटेंशियल हो गया, समझिए, क्योंकि ये जो ए किनारा है ये किस प्लेट से कनेक्ट है, हाई पोटेंशियल से कनेक्ट है। और ये जो बी किनारा है इस वायर का, ये कौन सा, यहाँ पे कौन सा पोटेंशियल होगा, लो पोटेंशियल होगा। क्यों यहाँ पे लो पोटेंशियल होगा, क्योंकि ये जो बी किनारा आप जो देख रहे हैं, ये बी किनारा किससे कनेक्ट है, लो पोटेंशियल से कनेक्ट है, निम्न विभव से कनेक्ट है, ठीक है। यानी अब एक बात समझिए, कल मैंने आपको बतलाया था करंट विभव, जब हम पढ़े थे हमने बताया था कि जिस प्रकार से हवा बहती है, किधर से किधर, हाई प्रेशर से, ठीक है ना, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की ओर हवा बहती है, फ्लो करती है, उसी प्रकार जो करंट का डायरेक्शन होता है किधर से किधर फ्लो करती है, हाई पोटेंशियल से
लो पोटेंशियल, मतलब कि यहाँ पे जब तक कि प्रेशर का डिफरेंस नहीं होगा तब तक हवा नहीं फ्लो करेगी। उसी प्रकार करंट तब तक नहीं फ्लो करेगा जब तक कि वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस ना हो जाए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या पोटेंशियल डिफरेंस है। अब यहाँ हाई पोटेंशियल है और यहाँ पे लो पोटेंशियल है। मतलब ये कि यहाँ का जो पॉइंट ए का जो वोल्टेज है और पॉइंट बी का जो वोल्टेज है, पॉइंट ए का वोल्टेज क्या होगा, ज्यादा होगा कंपैरेटिवली पॉइंट बी से। ये हो गया हाई पोटेंशियल, ये हो गया लो पोटेंशियल का मीनिंग। अब देखिए जब यहां हमने कितने वोल्ट से कनेक्ट किया है, 10 वोल्ट का बैटरी लगाया, ठीक है ना। ये आपका कितना है, 10 वोल्ट का बैटरी है। अब इसको भी मैं थोड़ा सा और भी इसको तोड़ करके समझाता हूं। देखिए जैसे कि ये दो किनारा हम ले रहे हैं यहाँ पे, इस एक किनारे से हमने पॉजिटिव प्लेट को कनेक्ट किया है, ठीक है, और इस किनारे को हम लोग नेगेटिव प्लेट से कनेक्ट। कितने वोल्ट का बैटरी है, 10 वोल्ट का बैटरी है। अब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये हाई पोटेंशियल हुआ, यहाँ पे HP लिख रहा हूँ हाई पोटेंशियल, और ये जो किनारा हो गया ये हो गया आपका LP यानी कि लो पोटेंशियल। ठीक है, हाई पोटेंशियल सिंपल सी बात है हाई वोल्टेज होगा, तो यहाँ पे 10 वोल्ट हो सकता है और यहाँ पे क्या होगा, 0 वोल्ट होगा। अब ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे हाई वोल्टेज या हाई पोटेंशियल, यहाँ पे लो पोटेंशियल, यानी कि यहाँ पर क्या आ गया, आपका पोटेंशियल डिफरेंस आ गया है। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, जितना का बैटरी आपका लगेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस जब आप निकालेंगे तो बड़ा में से छोटा माइनस करते हैं हमेशा, तो बड़ा कितना है, हाई पोटेंशियल 10 वोल्टेज है, माइनस करेंगे क्या, सबसे लो पोटेंशियल से क्या है आपका 0 वोल्टेज, तो माइनस करने पे क्या आ रहा है, 10 वोल्ट इक्वल आ रहा है। यस सर। या अब ये भी हो सकता है कि यहाँ 10 वोल्ट ना हो करके यहाँ पे हाई पोटेंशियल में अब ऐसा भी हो सकता है कि 5 वोल्ट हो सकता है और यहाँ पे -5 वोल्ट हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे हम डेल वी निकालेंगे तो हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल करेंगे तो हाई पोटेंशियल क्या हो गया आपका 5 वोल्ट, माइनस लो पोटेंशियल कितना है -5 वोल्ट, -5 वोल्ट। अब कैलकुलेशन करिए 5 वोल्ट माइनस माइनस प्लस 5 वोल्ट यानी कितना हो गया 10 वोल्ट। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है 10 वोल्ट ही आएगा जितना का आप बैटरी लगाएंगे, समझे। यानी कि अब यहाँ पे आपको एक चीज ये समझ में आ गया, आपको क्या समझ में आया। अब देखिए आपको यहाँ पे क्या समझ में आया, आपने कितना का बैटरी लगाया था, 10 वोल्ट का बैटरी लगाया था, तो जितना का आप बैटरी लगाएंगे तो दोनों छोर पे उतना ही वोल्टेज आएगा कि जो उसका वोल्टेज डिफरेंस आए उसके बैटरी के बराबर आए। एक किनारा हाई पोटेंशियल होगा, एक किनारा लो पोटेंशियल होगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि हाई पोटेंशियल यहाँ पे आपका 10 वोल्ट या 0 वोल्ट का तो हमने समझा ही दिया, या +5 वोल्ट और -वोल्ट ये भी समझा दिया, समझ में आ गया। उसी प्रकार चलिए अब यहाँ आइए, तो अब इस फिगर में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, आपका 10 वोल्ट का बैटरी आपने कनेक्ट कर दिया है, ये आपका हाई पोटेंशियल हो गया, ठीक है ना, ये आपका हाई पोटेंशियल हो गया और ये आपका लो पोटेंशियल पॉइंट बी हो गया। तो यहाँ पे मान के चल रहे 10 वोल्ट है तो यहाँ पे क्या होगा 0 वोल्ट होगा, या फिर यहाँ पे 5 वोल्ट होगा तो यहाँ पे -5 वोल्ट यहाँ पे होगा। यहाँ पे कोई दिक्कत है, कोई समझने में कोई दिक्कत नहीं है भाई। क्यों, अब यहाँ पे अब आपका क्या आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या आ गया, आपका पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। अब जैसे यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आ गया ना, या फिर आप ऐसा समझ, जैसे आपने बैटरी कनेक्ट किया तो ये जो आपका जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन अब जो रैंडम मोशन कर रही थी अब एक पर्टिकुलर फिक्स डायरेक्शन की ओर मूव करने लगेगी। लेकिन अब ये इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेगी, इधर जाएगी या फिर इधर आएगी। अब ये आपका एग्जाम में पूछता है सवाल, तो समझिएगा इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ध्यान रखना है आपको। इलेक्ट्रॉन जो है हमेशा ही, अच्छा इलेक्ट्रॉन के पास जो मैंने बताया था, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम होता है। इसकी नेचर क्या है, माइनस है। तो अब बताइए ये माइनस इसका नेचर हो तो किधर जाना चाहेगा, माइनस की ओर या प्लस की ओर, सिंपल सी बात है प्लस की ओर जाना चाहेगा सर। अब बताइए प्लस हाई पोटेंशियल के पास होगा या लो पोटेंशियल पास होगा, लो पोटेंशियल पास माइनस होगा ना। देखिए माइनस से ये कनेक्ट है, ये जब आप देखेंगे तो ये किससे कनेक्ट है, माइनस वोल्टेज से कनेक्ट है। हाई पोटेंशियल को देखेंगे तो इसके पास प्लस होगा क्योंकि ये पॉजिटिव वोल्टेज से कनेक्ट है। तो इलेक्ट्रॉन किधर मूव करना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर फ्लो करना चाहेगा, ठीक है। जैसे ही आपने बैटरी कनेक्ट किया, ठीक है ना, अब ये क्या बन गया है, एक क्लोज सर्किट बन चुका है। ये आपका जो आपका ओपन सर्किट, अब ये देखिए क्लोज बन चुका है, पूरा का पूरा बन गया ना भाई, ये पूरा का पूरा क्या बन चुका है, क्लोज सर्किट बन चुका है। तो ये क्लोज सर्किट बनते ही आपने जैसे बैटरी को कनेक्ट किया तो अब उस यहाँ पे जो आपका वायर है, इस वायर के दोनों एंड में क्या हो गया, एक एंड हाई पोटेंशियल और एक एंड लो पोटेंशियल सेट हो गया। यहाँ पे ये हो गया आपका हाई पोटेंशियल, ये हो गया लो पोटेंशियल।
तो इलेक्ट्रॉन जो वहां पे उपस्थित है फ्री इलेक्ट्रॉन, वो क्या करेगा, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर मूव करने लगेगा। ठीक है, और एक फिक्स डायरेक्शन में अब सारा का सारा इलेक्ट्रॉन एक फिक्स डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। जैसे कि ये भी इलेक्ट्रॉन इधर, 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 इधर इधर इधर, सारा का सारा एक फिक्स डायरेक्शन यानी हाई पोटेंशियल की ओर फ्लो करने लगेगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको धक्का देगा, इसको धक्का देगा, ये इसको धक्का देगा, इस प्रकार से अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या करने लगेगा, पूरा का पूरा ये वायर में इस प्रकार से मूव करने लगेगा, इस प्रकार से। ठीक है, ये इस प्रकार से चीजें चलती चलेगी। अब ध्यान रखना, अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक फिक्स डायरेक्शन में मूव करने लग गई आपकी, ठीक है ना, किधर से किधर, इलेक्ट्रॉन किधर से किधर मूव कर रही है, यहां मैं लिख दे रहा हूं इलेक्ट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन किधर से किधर मूव कर रही है, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर। ये सारा आपका क्वेश्चन पूछता है, इलेक्ट्रॉन निम्न विभव से उच्च विभव की ओर मूव करती है। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, आपका करंट उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि जो फ्री इलेक्ट्रॉन है अब आपका एक फिक्स डायरेक्शन में मूव करने लग गई है। अब इसमें आपका करंट इंड्यूस हो जाएगा, और करंट का डायरेक्शन क्या होगा, करंट का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होगा। यानी कि करंट किधर फ्लो करेगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर। ठीक है ना, तो यहां भी मैं लिख दे रहा हूं करंट के बारे में। करंट आपका किधर फ्लो करेगा, हाई पोटेंशियल से, ठीक है ना, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर करंट आपका फ्लो करेगा। ये दोनों, ये सारा चीज नोट्स में लिखा हुआ। तो इलेक्ट्रॉन का समझ में आ गया ये चीजें। हुआ क्या, हमने आपको ये बताया कि ये जो आपकी वायर जो आप दिख रहे हैं आपको, ठीक है, इस वायर में क्या बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है, लेकिन एक रैंडम मोशन में। यहां आपने देखा कि सारा का सारा एक रैंडम मोशन में, इसलिए इसमें कोई भी करंट नहीं है। जैसे ही हमने इससे बैटरी को कनेक्ट किया, ठीक है ना, जैसे ही हमने इसमें बैटरी को कनेक्ट किया, तो इस वायर का एक एंड और एक एंड में हाई पोटेंशियल और एक एंड लो पोटेंशियल सेट हो गया। इसके सेट होते ही ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, एक फिक्स डायरेक्शन में मूव करने लग गई। अब इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेगी, जिधर हाई पोटेंशियल होगा उधर जाना चाहेगी। तो सारा इलेक्ट्रॉन देखिए किधर जाना चाह रही है, हाई पोटेंशियल की ओर। ठीक है, और एक फिक्स डायरेक्शन मूव करने लगी, तो अब इस वायर को आप छुएंगे तो आपको करंट मारेगा, और करंट का डायरेक्शन क्या होगा, जस्ट अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी इलेक्ट्रॉन की जो दिशा होगी उसके जस्ट अपोजिट दिशा में आपका करंट फ्लो करेगा, किधर, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर। यहां तक चीजें क्लियर है। ठीक है, यानी अब आप करंट को फील नहीं किए हैं, करंट को आपने देख रखा है, अब आप करंट को अभी आप देख रहे हैं कि करंट किधर से किधर जा रही है। अब यहाँ पे मैं आपको, यहाँ पे जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन फैक्ट पूछता है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। सबसे पहले आपको पूछेगा इलेक्ट्रॉन के बारे में। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन किधर है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से किधर जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जो है आपका लो पोटेंशियल से, ठीक है ना, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर फ्लो करती है, हाई पोटेंशियल की ओर फ्लो करती है। हाई पोटेंशियल मतलब समझ में आ रहा है, ये क्या हो गया आपका, लो वोल्टेज हो गया, और ये हाई वोल्टेज हो गया। लो वोल्टेज हाई वोल्टेज समझ में आ रहा है कैसे होगा, देखिए यहाँ पे फिर से मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ पे क्या है, आपकी बैटरी लगी हुई है। ठीक है, जो बड़ा प्लेट हो वो आपका पॉजिटिव प्लेट है, यानी कि ये हाई पोटेंशियल होगा, और ये जो छोटा सा प्लेट है ये नेगेटिव, यानी कि ये लो पोटेंशियल है। इससे जो किनारा अटैच होगा ये ए, मान के चलते हैं यहाँ पे कोई बल्ब लगा हुआ, ठीक है, इस प्रकार से आप समझिए। ठीक है, तो ये बल्ब का जो ये किनारा हो गया, ए पॉइंट हो गया, और एक ये पॉइंट हो गया, यहाँ पे ये ए पॉइंट हो गया और ये बी पॉइंट हो गया। तो ए पॉइंट जो है, ये जो ए पॉइंट है ये क्या होगा, बल्ब का ये हाई पोटेंशियल होगा, और यहाँ पे क्या होगा, लो पोटेंशियल होगा। तो अभी देखिए, समझिए, पूरा प्रैक्टिकल समझिए। ये जो आपकी बल्ब है, अभी बल्ब में क्या, बल्ब में भी क्या, बल्ब एक पदार्थ है, पदार्थ है यानी कि छोटे छोटे पदार्थ है, क्यों, क्योंकि इसका एक मास है, जगह छेक रही है। ठीक है, अब इस वायर में क्या भाई, आपने यहाँ पे तार कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इस प्रकार से तार कनेक्ट कर दिया आपने, लेकिन अभी आपने कोई बैटरी नहीं लगाया, तो क्या ये बल्ब जलेगा, नहीं, क्योंकि इसमें करंट नहीं है। हाँ, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। तो अब आपने जैसे इसमें कोई बैटरी लगा दी आपने, ठीक है ना, अब आपने जैसे इसमें कोई बैटरी लगा दी, तो अब ये जो प्लेट है पॉजिटिव प्लेट हो गया, और ये नेगेटिव प्लेट है, यानी कि ये लो पोटेंशियल हो गया आपका, और ये आपका हाई पोटेंशियल हो गया। तो अब ये जो बल्ब का ये किनारा जो आप देख रहे हैं ए, और ये जो किनारा देख रहे हैं बी, ये आपका क्या हो गया, आपका हाई पोटेंशियल हो जाएगा, क्योंकि ए जो किससे अटैच है, आपका हाई पोटेंशियल से, और आपका जो ये बी पॉइंट है ये किससे अटैच है, लो पोटेंशियल से, तो आपका बी क्या हो जाएगा, आपका लो पोटेंशियल हो जाएगा। तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन किधर से किधर फ्लो करेगा, तो इलेक्ट्रॉन आपका इधर फ्लो करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इधर फ्लो करेगा, यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन है सब इस प्रकार से फ्लो करेंगे, ऐसे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन। लेकिन जो आपका करंट है वो करंट किधर फ्लो करेगा मेरे भाई, करंट किधर फ्लो करेगा बताइए, करंट आपका हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, यानी कि करंट आपका इधर फ्लो करेगा, ये करंट का डायरेक्शन होगा। ठीक है ना, ये आपका करंट का डायरेक्शन होगा, ये आपका करंट का डायरेक्शन होगा, यानी करंट आपका ऐसे फ्लो करेगा, ये करंट का डायरेक्शन हो गया।
और आपका इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ये हो गया आपका, ये इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन हो गया, और ये हो गया आपका करंट का डायरेक्शन। समझ में आया कि नहीं आया भाई? चलिए, नहीं आया कोई बात नहीं, फिर से देखें यहाँ पे। यहाँ अगर आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन बताइए, क्योंकि अब क्लोज सर्किट हो गया, करंट फ्लो करने लगा, इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन फ्लो करने लगेगा। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो आपकी करंट इलेक्ट्रॉन है वो फ्लो करती है लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर, ठीक है ना। किधर फ्लो करती है? लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर फ्लो करती है। तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? B2 है, यानी कि लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर। और अगर बात किया जाए करंट का डायरेक्शन, तो करंट किधर फ्लो करेगा? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, यानी हाई पोटेंशियल क्या हो गया? पॉइंट ए, और ये हो गया आपका लो पोटेंशियल, यानी करंट फ्लो करेगा आपका ये डायरेक्शन में और इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा आपका इस डायरेक्शन में, ठीक है। चलिए, तो यह हो गया। अब एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखना है। अब ऐसे यहाँ पे अब आपसे अगर पूछ लिया जाए इलेक्ट्रॉन की जगह आपसे पूछा जाएगा नेगेटिव चार्ज का डायरेक्शन किधर होगा, ठीक है ना। नेगेटिव चार्ज ये पूछा है आपके एग्जाम में, नेगेटिव चार्ज, या इसको हिंदी में लिखेंगे ऋणात्मक आवेश, ठीक है, ऋणात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश। तो ऋणात्मक आवेश के बारे में अगर आपसे पूछा जाएगा इसका डायरेक्शन बताइए, तो देखिए ऋणात्मक आवेश यानी क्या है? नेगेटिव है, तो ये किधर जाना चाहेगा? नेगेटिव के पास या पॉजिटिव के पास? पॉजिटिव के पास जाना चाहेगा। तो पॉजिटिव मतलब क्या है? हाई पोटेंशियल है। पॉजिटिव मतलब हाई पोटेंशियल, यानी किधर जाना चाहेगा? ये लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर, ठीक है ना, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर। यानी अब आपको 2 पॉइंट यहां से ये याद रख गया कि इलेक्ट्रॉन पूछ ले या फिर नेगेटिव चार्ज के बारे पूछ ले, दोनों का डायरेक्शन किधर होगा? लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर, ठीक है ना, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर। आगे बढ़ते हैं। अब अगला, अब आपसे पूछ लिया जाएगा आपसे एग्जाम में करंट के डायरेक्शन के बारे में। करंट का अगर आपसे डायरेक्शन पूछ ले, विद्युत धारा के बारे में अगर आपसे डायरेक्शन पूछ लिया जाए तो क्या बताएंगे? करंट का डायरेक्शन क्या होगा? करंट का डायरेक्शन होता है क्या? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। और अगर आपको यहां पर पूछ ले पॉजिटिव चार्ज के बारे में, पॉजिटिव चार्ज के बारे में, यानी कि धनात्मक आवेश के बारे में, यानी कि धनात्मक आवेश के बारे में, तो ये कहाँ फ्लो करेगा? हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल को। ऐसे ही बात है, पॉजिटिव है तो ये किधर जाना चाहेगा? नेगेटिव की तरफ, तो ये आपका नेगेटिव की तरफ जाना चाह रहा है, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हुआ। ये डायरेक्शन से आपका क्वेश्चन पूछता है, यानी आपने करंट को अब देख लिया। अब करंट के बारे में थ्योरेटिकल और भी चीजें जो न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट है। करंट को रिप्रेजेंट किया जाता है आई से। अब करंट का चलिए पहले डेफिनेशन में आइए, यहां से हम लोग फॉर्मूला भी निकाल लेंगे। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में आपने क्या पढ़ा कि द रेट ऑफ, रेट मतलब समय, यानी कि दर, यहां पे बात की गई है दर की, ये रहा पॉइंट आपका दर की। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि जो चार्ज है, ध्यान से समझिएगा, जो चार्ज है एक फिक्स रेट में कितना फ्लो कर रहा है उसको ही क्या कहा जाता है? करंट कहा जाता है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। जो विद्युत आवेश है एक निश्चित दिशा में प्रवाह होने की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। यानी आई का फॉर्मूला क्या हो गया? आई इक्वल टू क्यू अपन टी। या आपको यहाँ, अच्छा चलिए इसको अभी हम और भी कवर कर देते हैं, यहाँ पे इसको अच्छे से यहाँ लिख दे रहे हैं, क्योंकि इसके सारे यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला वगैरह सारा कुछ यहाँ पे ही हम आपका क्लियर कर देते हैं, जो आपके एग्जाम में पढ़ना भी है भाई। फर्स्ट चैप्टर यूनिट डायमेंशन है ना भाई, सारा आपका यहीं पे क्लियर हो जाएगा। अलग से भी पढ़ेंगे यूनिट डायमेंशन, पर परेशान नहीं होना। आई का, आई क्या हो गया आपका? करंट हो गया। आई इक्वल टू क्या हो गया? क्यू अपन टी, ठीक है ना, क्या हो गया? आई इक्वल टू क्यू अपन टी, यही ना फॉर्मूला है। करंट के बारे में आपने फॉर्मूला में क्या पढ़ा? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो रेट मतलब समय, और क्या फ्लो कर रहा है? चार्ज इन अ फिक्स डायरेक्शन, इसी को आप क्या कर रहे हैं? करंट कर रहे हैं। अब आइए इसके एसआई यूनिट के बारे में, ठीक है ना। अब इसके एसआई यूनिट से हम लोग चीजों को देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आई का जो एसआई यूनिट है ये क्या होता है आपका? एम्पियर होता है। चार्ज का क्या हो गया आपका? COLOUMB, कुलाम हो गया। और टाइम का क्या हो गया आपका? सेकेंड। अब देखिए एक और आपका यहां से क्वेश्चन बन गया कि 1 एम्पियर इक्वल्स टू क्या होता है? तो 1 एम्पियर इक्वल्स टू 1 कुलाम, COLOU 1 कुलाम पर सेकेंड होता है, ठीक है। और कल मैंने 1 वोल्ट के बारे में बताया था। 1 वोल्ट इक्वल्स टू क्या होता है? 1 जूल पर कुलाम्ब, ठीक है। याद है कि नहीं आ रहा? चलिए अब इसको हम एक जगह यहाँ पे कर दे रहे हैं ये फॉर्मूला, क्योंकि ये सारा हम लोग को बहुत काम आने वाला है एक जगह हम लोग जब इसको रखेंगे तब, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम इसको एक जगह लिख दे रहे हैं, याद करते चलिएगा अब आप लोग। ये दूसरा फॉर्मूला था, ठीक है ना, ये चौथा फॉर्मूला हम लोग यहाँ लिख रहे हैं। तो चौथे फॉर्मूला में हम लोग क्या लिखने वाले हैं? चलिए चौथा फॉर्मूला जो हम लोगों का क्या आ गया है? आई इक्वल्स टू क्यू अपन टी आ गया है ना, क्यू अपन टी आ गया है। इसके अलावा एक और फॉर्मूला यहाँ से हम लोग डिराइव करेंगे। चलिए यहाँ पे आइए, यहाँ पे आई इक्वल्स टू क्या हो गया भाई? क्यू अपन टी, कहाँ गया भाई?
आई इक्वल टू क्या हो गया आपका क्यू अपन टी। अच्छा अब एक बात बतलाइए, कल हमने पढ़ा है आई इक्वल टू क्यू अपन टी, कल हमने आपको पढ़ाया है क्यू इक्वल टू क्या होता है एन ई, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं इस प्रकार से, क्यू के जगह में एन ई अपन टी, यानी कि एक और करंट का फॉर्मूला क्या हो गया आई इक्वल्स टू एन ई अपन टी। ठीक है, यहाँ से भर भर के न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में पूछे हैं। ठीक है, तो इसको हम एक और फॉर्मूला यहाँ से डिराइव कर लिए, आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एन ई अपन टी। ठीक है, ये हो गया आपका चौथा फॉर्मूला, ये हो गया आपका चौथा फॉर्मूला, ये हो गया आपका पांचवा फॉर्मूला। अब यहाँ से एक और पॉइंट हमने डिराइव किया है, क्या किया भाई डिराइव, यहाँ से हमने एक और निकाल लिया है 1 एम्पियर इक्वल्स टू क्या होगा 1 कूलाम्ब। 1 एम्पियर इक्वल टू होता है 1 कूलाम पर सेकेंड। ठीक है ना, ये भी आपको क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलाम पर सेकेंड, ये समझ में आ रहा है आपको कैसे। 1 वोल्ट इक्वल टू मैंने बताया था 1 जूल पर कूलाम। चलिए 5 फॉर्मूला अब हम लोगों ने डिराइव कर लिया है, न्यूमेरिकल्स के लिए हम लोग फुल्ली रेडी हैं, और कूलाम्स लॉ का हमने ऑलरेडी आपको न्यूमेरिकल कल करवा दिया है, हो गया। अब एक बार हम लोग बस डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लेते हैं, बस बाकी प्रीवियस ईयर के सारे अब हम लोग न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। आज मेनली टारगेट था आपको इसके बारे में कंसेप्ट देना, करंट डेंसिटी कल कर लेंगे भाई, और रेजिस्टेंस कल से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब हम लोग करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं। चलिए डायमेंशनल फॉर्मूला, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला। अब मुझे चार्ज का निकालिए डायमेंशनल फॉर्मूला। चार्ज का क्या होता है डायमेंशनल फॉर्मूला, ये कैसे निकालेंगे। तो चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, याद करिए कल हमने बताया क्यू इक्वल्स टू क्या होता है आई टी होता है ना भाई, क्यू इक्वल्स टू क्या होता है आई टी होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, आई का क्या होता है एम्पियर होता है, ए से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और टी क्या होता है डायमेंशनल फॉर्मूला टी होता है, यानी कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया चार्ज का ए टी है। याद हो गया, पहले ये चीज याद करिए, चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला आपसे पूछा जाएगा तो क्या हो गया भाई ए टी। अब हमें निकालना है किसका, हमें निकालना है कल वाले डायमेंशनल फॉर्मूला, कल जो हम लोगों ने छोड़ा था क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, वो कल मैंने इसीलिए छोड़ दिया था क्योंकि हमें चार्ज का कल मैंने आपको नहीं बताया था, इसीलिए शायद। चलिए कोई बात नहीं, आज हम लोग कर लेते हैं। भी इक्वल टू क्या होता है वर्क डन अपन क्यू, कल हमने पढ़ा है भाई। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, पहले वर्क का हम लोग निकाले, तो वर्क इक्वल टू क्या होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना भाई, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, याद है कि नहीं भाई, फोर्स वगैरह ये सब हमने पढ़ा रखा है पहले भी। चलिए इसके बाद अब हम लोग को नीचे क्या लिखना है चार्ज का, तो चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला तो आप निकाल लिए हैं, वैसे क्यू इक्वल टू क्या होगा आई टी। अब देखिए फोर्स का क्या होता है डायमेंशनल फॉर्मूला, ये कैसे निकालते हैं, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, और इंटू क्या हो गया ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया, और ये हो गया आपका करंट इंटू टाइम, ये ला मैंने लिख दिया। मास क्या होगा डायमेंशनल फॉर्मूला में एम होगा। एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा भाई, एक्सेलरेशन का क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मीटर को कैसे लिखते हैं एल लिखते हैं। अब ये हम बताएंगे यूनिट एंड डायमेंशन में। सेकेंड को क्या लिखते हैं टी स्क्वायर, यानी कि ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा एल टी माइनस टू, यानी कि ये हो गया आपका एल टी माइनस टू हो गया, और डिस्प्लेसमेंट में क्या हो गया एल हो गया। यानी कि अगर हम ये पूरा निकालें, पूरा निकालने का मतलब ये क्या हो गया आपका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी ये क्या हो गया आपका वर्क का। तो वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला ये हो गया, क्या आपका लिखेंगे आप इसको एम, ये दो एल है तो एल स्क्वायर कर दीजिएगा टी माइनस टू। ठीक है, बटे में क्या है आई टी, अभी मैंने आई टी का आपको निकाल करके बताया है क्या होता है ए टी। ठीक है, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा ए टी। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं अच्छे से, एम हो गया एल स्क्वायर हो गया, टी ऊपर जाएगा तो टी का पावर क्या हो जाएगा -3, और ऊपर चला जाएगा ए तो क्या हो जाएगा -1। ठीक है, ये है आपका डायमेंशनल फॉर्मूला किसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। क्या समझने में दिक्कत आया बताइए मुझे पहले, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का। देखिए भाई जो डायमेंशनल फॉर्मूला जो हम लोग लिखते हैं, मैं बता ही दे रहा हूँ, बेसिक कर दे रहा हूँ डायमेंशनल, क्योंकि मुझे अभी क्वेश्चन करवाना था भाई, ये चैप्टर ही अलग है, लेकिन फिर भी देखिए डायमेंशन, जो मास को हम लोग डायमेंशन क्या लिखते हैं एम से लिखते हैं, जो आपका डिस्टेंस है या फिर डिस्प्लेसमेंट इसको हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो आपका टाइम है उसको हम लोग टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए हमने क्या किया, ये क्या है भाई मीटर, यानी मीटर क्या डिस्टेंस है, तो हमने डिस्टेंस को एल से रिप्रेजेंट किया। देखिए अभी मैंने आपको बताया डिस्टेंस को एल से रिप्रेजेंट कर दिया, इसका टाइम को हम लोग टी से रिप्रेजेंट कर दिया, सेकेंड स्क्वायर इसलिए टी का स्क्वायर कर दिए। मास है तो मास को हम लोग एम से रिप्रेजेंट करेंगे, एक्सेलरेशन का ये हमने निकाल दिया, डिस्प्लेसमेंट हो या डिस्टेंस एल से रिप्रेजेंट करते, तो इसको हमने यहाँ से निकाल लिया इस प्रकार से। ठीक है,
अब ये करंट का क्या होता है, एम्पियर, तो एम्पियर को हम लोग ए से ही रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम है तो हम लोग टी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हो गया 80, और ये तो बाकी आप मैथमेटिक्स यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका डायमेंशनल फॉर्मूला भी फिनिश। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन पहले मैं कराऊं, मैं 3 क्वेश्चन दूंगा भाई, तीनों क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बहुत शानदार होगा, और उसके बाद हम प्रीवियस ईयर के जब क्वेश्चन करेंगे तो वो आपको बच्चे वाले लगेंगे, ठीक है ना। वो क्या लगेंगे आपको, बच्चे वाले क्वेश्चन लगेंगे। पहला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। मैं आपको क्वेश्चन देखिए, सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कराएंगे, तो परेशान मत होइए भाई। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको बच्चे वाला लगेगा क्वेश्चन जब आप बनाएंगे, तब ये सब क्वेश्चन, ठीक है ना। देखिए, चाहे ग्रुप डी का क्वेश्चन हो, चाहे एलपी का क्वेश्चन हो, ये सब बच्चे वाला लगेगा। लेकिन एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन हम लोग पहले बनाएंगे, 2-3 क्वेश्चन स्टैंडर्ड बनाएंगे, इससे आपका पूरा कंसेप्ट बिल्डअप हो जाएगा। चलिए भाई, तो पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। आपको क्वेश्चन क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको चार्ज की वैल्यू दे दी गई, क्यों की वैल्यू दे दी गई है, कितना है, वो है आपका 6 × 10⁵ कूलाम, ठीक है, 6 × 10⁵ कूलाम, और टाइम आपको दिया गया है 1 मिनट, ठीक है ना। शब्दों में लिखा हुआ है ये क्वेश्चन कि 6 × 10⁵ कूलाम चार्ज फ्लो इन 1 मिनट इन अ वायर, यानी कि, चलिए मैं फिगर बनाते रहिए, ये कोई एक वायर है, इस वायर में जो चार्ज फ्लो कर रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, उस पर आवेश कितना है, उस पर आवेश है 6 × 10⁵ कूलम, और कितने समय के लिए फ्लो कर रहा है, टाइम दिया गया है 1 मिनट। तो आपको बोला गया है फाइंड करिए करंट, यानी कि इस वायर से कितना करंट फ्लो करेगा आपको बतलाना है। तो आपको क्या पता है, I = क्या होता है, Q/T, ठीक है। तो Q का वैल्यू आपको दे दिया गया, क्या है, 6 × 10⁵ कूलम, और समय कितना है 1 मिनट। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि 1 मिनट SI यूनिट में हम इसको लेंगे, तो I = क्या हो जाएगा, 6 × 10⁵, 1 मिनट को हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, क्या हो जाएगा आपका 60 सेकंड हो जाएगा। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 6 × 60, 10⁵ बाई 10⁻1। अब बिल्कुल बेसिक से हम एकदम बच्चे की तरह सॉल्व करवाते हैं। 1 चला गया तो 10⁴ एम्पियर, यानी इस वायर से कितना करंट फ्लो करेगा, 10⁻, इससे जो करंट फ्लो कर रहा होगा आपका 10⁴ एम्पियर करंट फ्लो कर रहा होगा। पहला बच्चा वाला सवाल। अब आइए स्टैंडर्ड धीरे धीरे हम लोग बढ़ाएंगे। ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन लिख रखा है, अच्छे अच्छे लेवल पे क्वेश्चन है आपका। ये रहा आपका अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या बोला गया है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, आपको इलेक्ट्रॉन हिंदी इंग्लिश में लिखा हुआ दोनों में, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर फॉलोइंग पर सेकेंड पास्ट अ पॉइंट इन अ सर्किट इन विच देयर इज अ करंट ऑफ 10 एम्पियर। क्वेश्चन ये है कि एक परिपथ में जिससे 10 एम्पियर की धारा है, कोई एक परिपथ है, ठीक है, जिससे कितना करंट फ्लो कर रहा है, 10 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। एक बिंदु से प्रति सेकेंड यानी 1 सेकेंड में कितना करंट फ्लो कर रहा है, 10 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। तो आपको बताना इलेक्ट्रॉन कितना वहां से फ्लो कर रहा है। भाई आइए, क्वेश्चन आपको बोला गया कि मान लेते हैं ये कोई एक वायर है, ठीक है, ये कोई एक वायर है और ये आपकी बैटरी से कनेक्ट है। अब यहां से जो करंट फ्लो कर रही है, इसकी जो वैल्यू दी गई है 10 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है। अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन किधर होगा, पहले मुझे ये बताइए। इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन, ये सारे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होंगे, इधर मूव कर रहे होंगे, है ना, क्योंकि करंट इधर मूव कर रहा है आपका। तो भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पे करंट आपका 10 एम्पियर है, यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे उपस्थित होंगे, इलेक्ट्रॉन है तभी तो करंट है। तो अब कितना, अगर 10 एम्पियर करंट है तो कितना इलेक्ट्रॉन, देखिए मैंने कहा ना भाई कि इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में फिल नहीं करवाता हूं, करंट में दिखलाता हूं, यानी कि कितना इलेक्ट्रॉन यहां पे फ्लो करेगा अगर 10 एम्पियर 1 सेकेंड में। आपको समय भी दे दिया गया कि 1 सेकेंड में बताइए इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी अगर करंट 10 एम्पियर फ्लो कर रहा है। समझ गए क्वेश्चन, बिल्कुल आराम से निकालेंगे, हमारे पास भाई सारा कंसेप्ट है। I = क्या होता है, Q/T होता है। लेकिन यहां पे हमें निकालना इलेक्ट्रॉन, तो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे इलेक्ट्रॉन का। Q = क्या होता है, Ne/ क्या हो जाएगा, T। चलिए, यानी I = हम लोग लिख सकते हैं Ne/T, बिल्कुल लिख सकते हैं। I का वैल्यू आपको दे दिया गया है 10 एम्पियर। आपको N का वैल्यू निकालना है, E का वैल्यू आपको पता है कितना है, 1.6 × 10⁻⁻19 है, होता है ना भाई। और समय भी आपको दे दिया गया कितना, 1 सेकेंड में। क्या कोई दिक्कत होगा बनाने में, बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। N का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, N का वैल्यू निकालेंगे तो 10 × 1 हो गया, ये इधर चला गया मल्टीप्लाई, और नीचे में आ जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं आराम से। इसको अगर सॉल्व करेंगे इस प्रकार से 16 हो गया बटे 100 हो गया। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करना चाहें तो क्या ये सॉल्व होगा, 4 से काटते हैं 25 बार में, और ये हो गया 4 × 16, ठीक है। तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 6.6 × 24
6.25 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन, इतना इलेक्ट्रॉन क्या होगा उससे फ्लो करेगा। देख लीजिएगा एक बार सॉल्व करके, मैथमेटिक्स प्रॉब्लम हो सकता है। 4 छक्के 24, 10 6 दूनी 8, 20 4 पचे 20, ठीक है। यानी इतना इलेक्ट्रॉन क्या होगा कि अगर इस वायर में अगर पूछा जाए तो 1 सेकेंड में, ठीक है, इस परिपथ में, ठीक है ना, इस परिपथ में अगर करंट 10 एम्पियर है, अगर 10 एम्पियर करंट है तो यहां पे कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा? 6.25 10⁻19, इतना इलेक्ट्रॉन आपका फ्लो करेगा। देखिए यहां पे मैंने निकाला अभी है। चलिए कोई दिक्कत, समझने में कहीं भी दिक्कत नहीं है भाई। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या बोला गया आपसे? अगला सवाल ये बोला गया है क्या कि आपको इलेक्ट्रॉन दे दिया गया 60 गुना 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन क्रॉस थ्रू एन एरिया पर मिनट। जो अच्छा क्या निकालना, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक करंट, मतलब ये बोला गया है कि इतना इलेक्ट्रॉन है, 60 गुना 10 के पावर 8 इलेक्ट्रॉन जो है प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में इतना इलेक्ट्रॉन एक क्षेत्र से होकर गुजरता है, तो वहां पे कितना धारा होगा। जस्ट इसका रिवर्स को है जो मैंने अभी आपको किया, उसका जस्ट ये रिवर्स है। तो चलिए इसको ही बनाते हैं। यानी कि बोला गया है क्या कि यहाँ पे जो है आपका, इसमें जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, कितना फ्लो कर रहा है? 60 गुना 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे आपको करंट का वैल्यू निकालना, समझ गए होंगे अब आप, इतने अच्छे से समझा ही रहा हूं भाई मैं। तो करंट का वैल्यू निकालना, आई इक्वल टू क्या होता है? क्यू अपन टी। यहाँ भाई इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट है तो हम लोग एन ई वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। चलिए अब हम लोग यहां से निकालते हैं, क्या निकालना है? करंट निकालना। तो करंट इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन ई अपन टी। एन का वैल्यू दे दिया गया 60 गुना 10 के पावर 18 और ई का वैल्यू क्या होता है? 1.6 10⁻19 बटा टाइम कितना है? 1 मिनट है, ठीक है ना, पर मिनट। तो हम सेकेंड में इसको कन्वर्ट करेंगे, कितना ले लेंगे? 60 सेकेंड। अब इसको आप बस सॉल्व कर लेंगे खुद से भी, तो आप बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। 60 से ये 60 कट गया है, अब बचा क्या ऊपर? 1.6 इंटू 10⁻19 और 18 है, तो क्या बच गया? 10⁻−1 है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1.6 अपन 10 होगा, इसको और सॉल्व कर लिया जाए तो क्या हो जाएगा? इस प्रकार से, यानी कि 16, यानी आप इसको ऐसे लिखिए 0.16 एम्पियर यहां से करंट फ्लो करेगा आपका, ठीक है ना। कितना करंट फ्लो करेगा? 0.16 एम्पियर यहां पे करंट फ्लो करेगा, ठीक है। चलिए अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे। पहले ये 5 को फॉर्मूला ध्यान रखना है। वोल्टेज इक्वल टू क्या होता है? वर्क डन अपन क्यों, ये सारे फॉर्मूला है, 5 फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिए हैं भाई। और 2 ये आपका स्टेटमेंट बेस्ड का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अब हम लोग करेंगे प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन को लगाएंगे, एक एक करके पूरा क्वेश्चन निकाल लेंगे हम लोग। चलिए भाई सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन बोला गया आपका यहाँ से भाई? चलिए पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है? ये आपका एलपी टेक्नीशियन का ही पूछा गया है 2018 में। चलिए भाई बनाते हैं, क्या क्वेश्चन बोला गया। क्वेश्चन ये बोला गया है कि कोई एक तार है, ठीक है ना। इंग्लिश में वाले भाई इसको वर्जन कर लेंगे कन्वर्ट, ठीक है ना। कई सारी किताबें पब्लिक PYQ ही सारे क्वेश्चन है। यदि एक तार, मैं इंग्लिश में ही बता दूंगा, एकदम परेशान हुए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि एक तार के माध्यम से प्रभावित होने वाली विद्युत धारा आई है, तो बोला गया है कोई एक वायर है, इंग्लिश वाले समझिएगा, इन अ वायर फ्लो ऑफ करंट इज आई, ठीक है ना। अ वायर द करंट फ्लोइंग वैल्यू ऑफ द करंट इज आई है, ठीक है। कोई एक वायर है जिससे करंट फ्लो कर रही आई, और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है? एंड द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ई। तो टाइम t सेकंड में प्रभावित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या को इस किसके माध्यम से निर्धारित किया जा सकता है? बहुत ही सिंपल सा सवाल है। सवाल क्या समझिएगा, ये कोई एक आपका वायर हो गया, ठीक है, क्लोज सर्किट मैं इसको बना दे रहा हूं इस प्रकार से। अब ये आपका पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट, आप समझ पा रहे होंगे। तो भाई पॉजिटिव प्लेट है तो करंट किस डायरेक्शन से फ्लो करेगा? इस साइड से, इस तरह से करंट फ्लो करेगा, करेगा ना, ये करंट का डायरेक्शन होगा। इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या होगा? नेगेटिव टू पॉजिटिव, लो पोटेंशियल हाई पोटेंशियल। अब आप समझ पा रहे होंगे, तो इसको मैं एक और ब्लैक कलर से दिखाऊंगा। ये हो गया आपका करंट का डायरेक्शन, ठीक है, ये हो गया आपका करंट का डायरेक्शन, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। थोड़ा अच्छे से इसको एक बार, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन पहले फिर से दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन, ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन। चलिए अब आपको बोला गया ये जो करंट है आई फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, यानी क्या है भाई? इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रही है, चार्ज फ्लो कर रही है फिक्स डायरेक्शन में। ई का वैल्यू दे दिया है और आपको बोला गया कितने समय में? t सेकंड में। तो अब आपको फॉर्मूला, तो वही फॉर्मूला जो मैंने डिराइव किया है, आई इक्वल टू क्या होता है? क्यू अपन टी, या आपको मैंने क्या बताया है? एन ई अपन टी, ठीक है ना। अब यही अब आपको बोला गया है कि t सेकेंड में प्रभावित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या को किसके माध्यम से निर्धारित किया जा सकता है?
इलेक्ट्रॉन की संख्या को, यानी कि एन का बारे आपसे पूछा गया। एन क्या हो गया आपका, आई टी अपन ई हो गया। तो आई टी अपन ई कहाँ है भाई, आई टी अपन ई ऑप्शन सी। समझ में आ गया ना भाई, ये तो मैंने करवा ही दिया, बस इजी क्वेश्चन है ये भी। अगला सवाल ये भी आपके 2018 का पूछा गया सवाल है कि विद्युत परिपथ में 10 मिनट में प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा 300 कूलाम है। ठीक, इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट द्वारा उपयोग की गई विद्युत धारा ज्ञात करिए। यानी आपको टाइम दे दिया गया 10 मिनट, टाइम दे दिया गया कितना, आपको 10 मिनट टाइम दे दिया गया है। ठीक है, जो आवेश यानी चार्ज का जो वैल्यू दे दिया गया 300 कूलाम दे दिया गया है, और आपको बोला गया है क्या, करंट का वैल्यू निकालना, यानी आई का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। तो क्या नहीं निकाल पाएंगे, आई इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपन टी। बस इसमें आपको यूनिट का बस ध्यान रखना है। यहाँ पे दिया गया 10 मिनट है और चार्ज है 300 कूलाम, तो ऐसा ही यूनिट में दिया गया कूलाम है, और टाइम आपको 10 मिनट दिया गया, तो इसको 1 मिनट में कितना हो गया, 60 सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग, ये कूलाम हो गया। तो अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना करंट हो आपका, सॉरी कितना करंट हो गया आपका, 3 एम्पियर। ठीक है ना, 300 कूलाम है ना भाई। आई इक्वल्स टू, तो कहीं मिस्टेक हो रही है क्या, अच्छा नीचे 6 है ना भाई, चलिए 6 है, यानी कि नीचे आ गया। चलिए इसको अच्छे से कर ले रहे हैं, कोई नहीं, थोड़ा सा केवल कैलकुलेशन मिस्टेक है। यानी 3 अपन क्या आ गया आपका 6, यानी ये क्या हो गया, आधा हो गया, यानी कि 0.5 एम्पियर हो गया। 0.5 एम्पियर है कहीं, चलिए ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपका डायरेक्ट फार्मूला ही पूछ लिया गया है कि यदि विद्युत धारा क्यों, और ये पूछा गया क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि कहीं से भी मैंने लिया है भाई, एक क्वेश्चन कहीं से भी नहीं आएगा आपका, सारा क्वेश्चन ऑथेंटिक होगा आयोग के द्वारा, और अच्छा स्टैंडर्ड अगर मैं दूंगा तो अच्छा स्टैंडर्ड, जैसे आपने देखा। क्यों विद्युत धारा है, क्यों है, सॉरी विद्युत, यदि विद्युत प्रभार क्यों और समय टी है, यानी कि आवेश के बारे में बात किया गया है, तो विद्युत धारा आई ज्ञात करने, आई का फॉर्मूला क्या होता है, आई इक्वल टू क्या होता है, क्यों अपन टी होता है, क्यों अपन टी। ठीक है ना, यहाँ विद्युत आवेश होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या बोला गया है, यदि एक परिपथ में, ठीक है ना, यदि एक परिपथ में किसी बिंदु से 1 सेकेंड में 20 कूलाम आवेश गुजरता है तो उसे प्रभावित धारा का मान ज्ञात करें। यानी करंट का वैल्यू आपसे निकालना पूछा जा रहा है, और क्यू का वैल्यू दे दिया है आपको 20 कूलाम, और टाइम दे दिया गया है आपको 1 सेकेंड। तो इजी क्वेश्चन हो गया। आई इक्वल टू क्या होगा आपका, क्यू अपन टी, यानी कि 20/1, यानी कि 20 एम्पियर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। कोई दिक्कत होगा नहीं, क्योंकि यहाँ टाइम 1 सेकेंड है और 20 कूलाम है, तो कोई भी यूनिट में चेंज करने की जरूरत नहीं है। विद्युत धारा किसका प्रवाह भाई, विद्युत धारा क्या है, विद्युत आवेश का प्रवाह है। इजी क्वेश्चन है, जेई में पूछा गया सवाल है ये। अब ये क्वेश्चन आइए, जो हम लोगों ने कल कंसेप्ट लिया, इसके ऊपर क्वेश्चन कर लेते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन, इससे भर भर के क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। क्वेश्चन, 10 वोल्ट के विभवांतर वाले 2 बिंदुओं पर 5 कूलाम के चार्ज को स्थानांतरित करने में कितना कार्य करना पड़ता है। क्वेश्चन समझिए, प्रैक्टिकली फील करिए। 10 वोल्ट के विभवांतर वाले 2 बिंदुओं पर, यानी कि 2 बिंदुओं पर, यानी एक बिंदु ये हो गया और एक बिंदु ये हो गया। ठीक है, ये पॉइंट ए हो गया, ये हो गया आपका पॉइंट बी। तो इसके पास कुछ वोल्टेज होगा, वोल्टेज बी लिख दिया हूं मैंने, इसका अपना कुछ वोल्टेज होगा, वोल्टेज ए। तो आपको क्या वोल्टेज दिया है, ए पॉइंट पे और बी पॉइंट में नहीं दिया, आपको दे दिया गया विभवांतर दिया, यानी कि डेल वी का वैल्यू दे दिया है, मतलब वी बी माइनस बी ए का वैल्यू आपको दे दिया गया कितना, ये आपको दे दिया गया कितना, 10 वोल्ट दे दिया, यानी ये आपको दे दिया गया है 10 वोल्ट। समझ में आया, क्वेश्चन समझिए। तो अब ये पॉइंट आपको समझ में आ गया, विभवांतर क्या दिया है, ये पॉइंट। ठीक है भाई, चलिए अब क्या किया जा रहा है, 5 कूलाम के चार्ज को स्थानांतरित करने में, यानी कि 5 कूलाम चार्ज को यहां से यहां लाने में, 5 कूलाम चार्ज को लाने में आपको कितना कार्य करना पड़ेगा। तो आपको सिंपल सा कंसेप्ट है कि क्यू चार्ज को, ठीक है ना, क्यू चार्ज को लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है आपका, विभव या फिर विभवांतर। भी इक्वल टू वर्क डन अपन क्यू, तो आपको वर्क निकालना है, तो वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, भी इंटू क्यू हो जाएगा। भी यानी कि विभवांतर कितना दिया गया 10, और कितना चार्ज को, 5 कूलाम चार्ज को, यानी कितना वर्क करना पड़ेगा, 50 जूल कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, और आप इसका ऑप्शन ही जब देखेंगे तो कहीं भी आपको जूल नहीं मिलेगा। ठीक है ना, एक ही ऑप्शन में केवल जूल मिलेगा। तो ये ऐसा ही गलत हो गया, ये ऐसा ही गलत हो गया, ऐसा ही गलत हो गया, ये सही हो गया आपका। तो आराम से इसको ऐसे भी आप एलिमिनेट कर सकते थे क्वेश्चन को। विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा, ठीक है ना, विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट के द्वारा 3 मिनट में 0.8 एम्पियर की धारा खींची जाती है, तो परिपथ के माध्यम से प्रभावित होने वाले आवेश का मान। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि टाइम दे दिया गया है 3 मिनट, इसके बाद आपको बोला गया करंट का वैल्यू दे दिया गया है 0.8 एम्पियर, और आपसे पूछा गया कितना आवेश, यानी कि क्यू का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है।
देखिए विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा 3 मिनट में, अब इसको मैं आपको समझाता हूँ प्रैक्टिकली। जैसे कि ये आपका एक विद्युत बल्ब हो गया, ठीक है, यहाँ से इसको क्लोज सर्किट में हमने एक बैटरी लगा दिया। अब देखिए भाई, यहाँ पे क्या है, आपका करंट फ्लो कर रहा है। करंट कितना फ्लो कर रहा है, 0.8 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। करंट फ्लो करना मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन का ही फ्लो करना एक फिक्स डायरेक्शन में। और कितने मिनट में पूछा आपको, 3 मिनट में पूछा गया, यानी आपको टाइम दे दिया गया 3 मिनट में। बताइए कि परिपथ के माध्यम से प्रभावित होने वाले आवेश यानी इलेक्ट्रॉन पे, यानी कितने इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, आवेश होता है, चार्ज होता है, वो आवेश का वैल्यू आपसे पूछा गया। तो आप आराम से निकाल लेंगे। क्यू इक्वल्स टू क्या होता है, आई टी होता है। आई का वैल्यू दे दिया 0.8, टी का वैल्यू दे दिया गया 3 मिनट। तो इसको हम लोग सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे 60 से मल्टीप्लाई करके। ये हो गया आपका क्या हो गया भाई, 10×60 और हो गया आपका क्या, 8×3 = 24 गुना 6, तो ये हो गया आपका 6×4 = 24, 6×2 = 12, 44, क्या हो गया आपका कूलाम, ठीक है ना, 144 कूलाम, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल पे। 5 एम्पियर की एक धारा है, ठीक है ना, 5 एम्पियर की एक धारा 10 मिनट के लिए एक फिलामेंट द्वारा ली जाती है सर्किट के माध्यम से। सेम क्वेश्चन, आपको चार्ज का वैल्यू पूछा गया, करंट का वैल्यू दे दिया गया आपको 5 एम्पियर और आपको टाइम का वैल्यू दे दिया गया है आपको 10 मिनट। सेम क्वेश्चन, और आपको चार्ज निकालना, क्या आराम से निकलेगा, क्यों इक्वल्स टू क्या होगा आपका आई टी। आई का वैल्यू क्या है 5, टाइम क्या बोला गया 10 मिनट, यानी कि इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। ये हो गया 5×6 = 30, यानी कि 300 गुलाम, ठीक है ना भाई, 300, कहीं गलती हो गया क्या, 300 गुलाम। 10 मिनट है, ठीक है, 10 मिनट है, इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लिए। 5 एम्पियर करंट है भाई, तो 5×6 = 30, 3000 गुलाम होगा। अच्छा 2 जीरो है ना भाई, 5×6 = 30, 3000 गुलाम, यानी ऑप्शन ए। चलिए भाई कैलकुलेशन देखते चलेंगे, बाकी कंसेप्ट मैंने आपको अप्लाई करना मैं सिखा दूं फॉर्मूला को। 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 4 कूलाम के चार्ज को स्थानांतरित करने में कितना काम किया जाता है। सेम वही है कि विभवांतर है, यानी कि दो बिंदु हो गया यहाँ पे ए पॉइंट और बी पॉइंट, इसके बीच का जो है आपका पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया गया है 10 वोल्ट। यहाँ से यहाँ पे चार्ज को लाने में, और ये चार्ज का वैल्यू कितना है 4 कूलम, इसको लाने में आपको वर्क कितना करना पड़ेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो सारा डाटा सही लिखिए, एग्जामिनेशन इतना आप नहीं लिखना, बस प्रैक्टिस अभी आप करिए ताकि आपको आदत हो जाएगा ये सारी चीज़ का। तो V का वैल्यू दे दिया गया, डेल V का वैल्यू दे दिया गया 10 वोल्ट, और Q का वैल्यू दे दिया गया आपको क्या 4 कूलाम। वर्क डन निकालना है, तो V इक्वल्स टू क्या होता है, कितना वर्क करना पड़ा हमको 1 कूलाम चार्ज लाने में, है ना। तो वर्क डन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका V × Q, तो यानी V बोले तो डेल V, ठीक है ना, डेल V का वैल्यू क्या है 10 वोल्ट, कूलाम कितना है 4, 10×4 = 40 जूल आपको कार्य करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़े हम लोग अगले सवाल में। अगला सवाल है 11 वोल्ट के विभवांतर, सेम वही क्वेश्चन, दो बिंदुओं के बीच 4 कूलाम, तो भाई सिंपल है, 11×4 = 44 हो जाएगा, ये आपका सेम क्वेश्चन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको बनाने की भी जरूरत नहीं है। अब आइए इसको देखते हैं, 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर 3 कूलाम के आवेश को स्थानांतरित करने में कितना कार्य करना पड़ता है। तो आपको डेल्टा V दे दिया गया है 10 वोल्ट, कूलाम दे दिया गया है 3 वोल्ट, 10 दिया 30 हो जाएगा, 30 जूल, ऐसे ही निकल जाएगा। वर्क डन आपको निकालना है, तो डेल्टा V इक्वल्स टू क्या होता है, कितना वर्क किया आपने एक कूलाम को चार्ज लाने में, तो वर्क डन इक्वल्स टू क्या होगा डेल V × Q। डेल V का वैल्यू क्या आपको दे दिया गया 10, और कूलाम का वैल्यू दिया गया 3, 10 दिया 30 कूलाम, 30 जूल, ठीक है। ध्यान रखना भाई, देखिए 30 यहाँ भी, 30 यहाँ भी, 30 यहाँ भी, 30 यहाँ भी। नेक्स्ट यहाँ पे आपको एक और ध्यान देने वाली बात है कि जूल यहाँ दोनों जगह देखिएगा, यहाँ भी जूल, यहाँ भी जूल, तो देखिए यहाँ पर नेगेटिव है भाई, तो ये आपको ध्यान देना होगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। विभवांतर 40 वोल्ट है और इतना आवेश प्रेषित करने के लिए किया गया कार्य, तो अब तो आप शायद बहुत ही यूज टू हो गया, लेकिन फिर भी मैं आपको बनाऊंगा। 40 वोल्ट हो गया आपको, और Q का वैल्यू दे दिया गया 0.5 कूलाम, और वर्क डन क्या होता है आपका फॉर्मूला अभी आपको मैंने बताया, डेल्टा V × Q। ये हमने सेकंड क्लास में किया भाई, सेकंड क्लास वाला वीडियो देखिए, सारा आपको लिंक मिल जाएगा चैनल पे कमेंट सेक्शन में भी। तो 40 × 0.5 आधा कितना हो जाएगा 20 जूल। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्या है, विद्युत बल्ब, अच्छा सवाल है, चलिए इसको देखते हैं। विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा 1 मिनट में 0.75 एम्पियर की धारा ली जाती है। धारा के माध्यम से प्रभावित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात करिए। आवेश निकालना है, क्यों, क्योंकि यहाँ करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा मतलब इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है, आवेश होता है, चार्ज होता है। तो टाइम दे दिया गया आपके पास क्या 1 मिनट, आपको करंट का वैल्यू दे दिया गया 0.75 एम्पियर, निकालना है क्यू। क्यू इक्वल्स टू क्या होता है आई टी,
आई की वैल्यू कितनी दी गई है भाई 0.75, 1 मिनट में कितना सेकेंड 60 सेकेंड। इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। 100 से 25 चौके 100, 25 तिया 75, 15 चौके 60, 15 तिया 45 गुलाम, ठीक है ना, 45 गुलाम आवेश होगा। चलिए आगे एक बार देखते चलेंगे भाई कैलकुलेशन आप लोग अपने तरफ से। होप शो कि शायद गलती हो सकता है, ऐसा बात नहीं, कटिंग करने में या फिर मल्टीप्लिकेशन वगैरह करने में हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं उसमें, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया आपको, हाँ 11 वोल्ट के विभवांतर वाले सेम है 11, 33 या 33 ये अब आप अपने आप से बना लेंगे भाई, ठीक है ना, इजी क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदु है 11, 13 पचे 65 जूल। चलिए मैं इसको बनाता हूँ। दिया गया है डेल्टा, देखिए विभवांतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया गया, क्या है 13 वोल्ट। गुलाम दे दिया गया, क्यू का वैल्यू क्या दिया है 5 गुलाम। आपको बोला गया आवेश को निकालना, आवेश को प्रभावित होने वाले किया गया मतलब कि कार्य निकालना, काम कितना है W निकालना, ठीक है। हमने पढ़ा पोटेंशियल डिफरेंस कि 1 कूलम चार्ज को करने में लाने में, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसको हम लोग क्या कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो गया डेल वी इंटू क्यू हो गया। तो डेल वी का वैल्यू क्या है आपका 13 गुना 5, 13 पचे 65 जूल, ठीक है, हो गया। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलेगा 12 वोल्ट के विभवांतर, ये नहीं बनाएंगे भाई, ठीक है ना, बना लेते, चलिए कोई बात नहीं, बस थोड़ा सा इसमें घुमाया। इसमें 12 वोल्ट के विभवांतर में आपको कार्य करना पड़ता है 36 जूल। तो कितने आवेश को आपको लाने में आपको 36 जूल, मतलब प्रैक्टिकली समझिए कि ये दो बिंदु है, ठीक है, पॉइंट ए और पॉइंट बी। तो यहाँ पे इसका अपना वोल्टेज ए है और इसका अपना वोल्टेज बी, तो यहाँ पे क्या है पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे दिया गया 12 वोल्ट दे दिया गया है। और आपको कोई क्यू चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट में लाना है आपको, ठीक है। तो इसको लाने में आपको जो वर्क करना पड़ रहा है वो दे दिया गया 36 जूल। तो बताइए आपको कितने कुलाम आवेश को लाने में पॉइंट ए से पॉइंट बी में जिसका विभवांतर वैल्यू 12 वोल्ट है, तो आपको कितना कुलाम के आवेश को लाने में आपको 36 जूल कार्य करना पड़ रहा। तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। डेल्टा वी इक्वल टू होता है वर्क करना पड़ता है आपको 1 कुलाम चार्ज लाने में, तो आपको दे दिया गया डेल्टा वी का वैल्यू और वर्क का वैल्यू, आपको क्यू निकालना, तो क्यू नहीं निकाल लेंगे आप, वर्क अपन डेल्टा वी हो गया आपका, ठीक है। तो डब्ल्यू का वैल्यू आप कितना वर्क कर रहे हैं 36 और डेल्टा वी का वैल्यू कितना दे दिया गया 12, 12 तिया 36, 3 कुलाम। ऑप्शन सी सही उत्तर है। चलिए भाई अगला सवाल आइए। ये विद्युत परिपथ होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको समझिए अच्छे से। विद्युत परिपथ यानी कि इंग्लिश में इसको हम लिखेंगे, चलिए इंग्लिश में इसको लिख देते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है ना। ये मिनिमम इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होते हैं डैश होते हैं। विद्युत परिपथ में क्या क्या होता है, कोई भी एक इलेक्ट्रिक सर्किट जो आप देखते हैं उसमें क्या होता है, विद्युतीय घटक, देखिए संयोजित तार और प्लग पूंजी, इंग्लिश में मैं लिख रहा हूं, देखिए सुनिएगा इंग्लिश में। विद्युतीय घटक मतलब होता है इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, संयोजित तार मतलब कनेक्टिंग वायर, कनेक्टिव वायर, प्लग कुंजी मतलब हो गया प्लग की मतलब कि स्विच बोर्ड, जो स्विच होता है ना, ठीक है। तो एक परिपथ में मतलब विद्युत परिपथ, मान लेते हैं ये एक बल्ब हो गया, ये हो गया इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, ठीक है, ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, ये हो गया विद्युतीय घटक, और ये हो गया आपका वायर। ये वायर आपको चाहिए ही चाहिए भाई, ठीक है ना, वायर आपको चाहिए नहीं। और एक क्या चाहिए कम से कम सेल, या फिर इसी को आप क्या कहेंगे बैटरी। क्या क्या चाहिए आपको, देखिए आपको क्या क्या चाहिए। अच्छा इसके साथ एक चीज़ और छूट गया मेरे से भाई, इसके अलावा आपको क्या चाहिए, एक स्विच भी चाहिए, नहीं अगर स्विच आप नहीं लगाएंगे तो भाई करंट फ्लो करते रहेगा और बैटरी खत्म हो जाएगी फिर। तो ये आपका क्या हो गया एक सर्किट हो गया, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा आप और भी बहुत कुछ लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, वोल्ट मीटर लगा सकते हैं और भी बहुत कुछ इसमें लगा सकते हैं, लेकिन ये एक सर्किट के लिए इतना मिनिमम रिक्वायरमेंट है। क्या क्या, एक तो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट हो गया आपका, ठीक है, एक आपका ये वायर हो गया आपका, ठीक है, और एक आपका बैटरी हो गया, और एक आपका क्या हो गया प्लग की हो गया। यानी 4 चीज क्या हो गया, एक हो गया आपका कंपोनेंट जो बल्ब पंखा कुछ भी चलाएंगे, ठीक है, दूसरा आपके पास वायर होना चाहिए, तीसरा की, और चौथा आपका पास बैटरी। तो देखिए ये आपको ऑप्शन देखिएगा, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट भी है, कनेक्टिव वायर भी है, सेल बैटरी भी है, प्लग की है, तो ऑप्शन डी सही होगा। तो विद्युत परिपथ में क्या होना चाहिए मिनिमम, ये रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। चलिए भाई हो गया आपका सारा क्वेश्चन कंप्लीट, सारा क्वेश्चन हो गया भाई। इसके अलावा अब आपको कोई भी क्वेश्चन यहाँ तक अभी जब हम लोगों ने पढ़ लिया है अभी तक, ठीक है ना, तो ये सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं। तो देखिए ये हम लोग 4 चीज कर लिए। कल से हम लोग रेजिस्टेंस स्टार्ट कर लेंगे और करंट डेंसिटी, एक छोटा सा पार्ट है 10 मिनट का लेक्चर करेंगे हम लोग उस पर। करंट डेंसिटी से क्वेश्चन बनता है आपका, वहां से भी देख लेंगे। और ये आप 4 फार्मूला देख लीजिए, 5 फार्मूला हम लोगों ने कर लिए भाई, ठीक है ना। ये 5 फार्मूला देखिए, एक फार्मूला क्यू इक्वल्स टू एन ई हो गया, वी इक्वल्स टू वर्क डन अपन क्यू हो गया, और आप क्यू को हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं आई टी भी लिख सकते हैं, ये हो गया।
उसका चौथा फॉर्मूला I इक्वल टू क्यू अपन टी और I इक्वल टू एन ई अपन टी। ये 5 फार्मूला हम लोगों ने न्यूमेरिकल के लिए किए हैं और ये 2 स्टेटमेंट बेस्ड का क्वेश्चन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एकदम करके रखेंगे आप लोग अच्छे से। एक जगह फिर हम कर भी देंगे, परेशान नहीं होना। बाकी कंटेंट तो आपको मिल ही जाएगा, ये सारा कंटेंट आप देख ही रहे होंगे यहाँ पे, सारा रजिस्टेंस वगैरह देखेंगे, एकदम मलाई वाला कंटेंट मिलेगा भाई। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।